नाज़रीन, ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल हुई है और उस कॉल के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ चीजें बताई जा रही हैं कि दोनों के दरमियान क्या डिस्कस हुआ है, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो काफी खतरनाक हैं। इस कॉल के बाद ट्रंप ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर फोर्सेज मिडिल ईस्ट भेजने का ऑर्डर कर दिया है। अमेरिकन फोर्सेज मिडिल ईस्ट मजीद डिप्लॉय की जा रही हैं। इससे पहले हजारों की तादाद के अंदर फोर्सेज मौजूद हैं। थार्ड सिस्टम जो आए थे वो भी मौजूद हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब ट्रंप ने मजीद फोर्सेस भेजने का ऑर्डर कर दिया है। मिसाइल्स, एयर डिफेंस ये भी भेजा जा रहा है और इससे तशवीश बहुत बढ़ गई है। टेंशंस, एस्केलेशन और बढ़ गई हैं कि जब मामलात अगर ईरान के साथ एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये फोर्सेस डेफिनेटली हमास के लिए तो नहीं भेजी जा रही, तो ये किसके लिए भेजी जा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ईरान जंग का खतरा बड़ा है और दूसरा ये मैसेज उन मुल्कों को भी दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर जॉर्डन, इजिप्ट, इस तरह के ममालिक अगर ये जंग के अंदर ड्रैग ऑन होते हैं, क्योंकि गजा का जब ये उसमें डिस्प्लेसमेंट का जो प्लान उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये ममालिक जंग के अंदर ड्रैग इन हो जाएंगे। तो इसमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इसराइल के ऊपर अटैक हुआ तो फिर सामना जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ होगा। ये इस वक्त वाज़े पैगाम दिया जा रहा है। तो अरब जो है वो काफी मुश्किल के अंदर इस वक्त आ चुके हैं और ट्रंप जो है वो मई के अंदर दौरा करने जा रहा है मिडिल ईस्ट का। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि इसका मतलब अगर ट्रंप आ रहा है तो इधर एक क्या बड़ी जंग चल रही होगी या उससे पहले पहले जो है वो एग्रीमेंट्स और सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक और जो बहुत बड़ी और खौफनाक रिपोर्ट सामने आ रही है, इजराइल के अंदर से एक डिसाइसिव फेज की बात सुनने को मिल रही है। यानी ये डिसाइसिव फेज क्या है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि गजा के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौज दाखिल की जाएगी और ये इतनी बड़ी तादाद होगी कि 5 डिवीजन्स के करीब फौज दाखिल होगी। 5 डिवीजन, आप कह लें कि एक डिवीजन के अंदर 20 से 25 हजार फौजी हो सकते हैं, 18 से 25 हजार भी हो सकते हैं। तो ये फौज है वो 1 लाख भी हो सकती है, ये 70,000 या 80,000 भी हो सकती है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर है एक छोटी सी पट्टी के लिए जो ऑलरेडी इतनी तबाह हाल है। तो वो 5 डिवीजन है वो गजा के अंदर दाखिल की जाएंगी और गजा को मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाई कर लिया जाएगा और उसके बाद फलस्तीनी को वहां से जब डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, ये जो महीना होगा ये सबसे डिसाइसिव होगा। किस हवाले से? गजा के हवाले से भी और ईरान के हवाले से भी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात होने हैं, ये जंग होनी है, ये भी तय हो जाएगा। गजा का मामला क्या कहीं सीज़फायर के करीब पहुंचता है, सीज़फायर हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, या यहां से जंग एक्सपेंड हो जाएगी। तो वो चीजें मजीद इस्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही हैं। ईरान इस वक्त मुतहरिक है, राब्ते के अंदर है। चीन पहुंच चुके हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के साथ जो टॉक्स जारी हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह डिस्कस की जा रही है कि अगर टॉक्स कामयाब नहीं होती तो फिर क्या करना है। चीन किस हद तक ईरान के साथ खड़ा होगा, मॉस्को के साथ भी ये चीज डिस्कस हुई है। देखें, ये थोड़ी डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका के साथ हमने बात क्या करनी है, शरात क्या रखनी है। असल में दोनों चीजें डिस्कस हो रही हैं। अगर डील हो जाती है तो फिर कैसे आगे चलना है, अगर डील नहीं होती, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान क्या आगे से रिस्पॉन्ड करे, क्या वो सिर्फ एक स्ट्राइक की सूरत में रिस्पॉन्स करे या फिर वो प्रॉपर जंग लॉन्च कर दे और क्या वो फिर न्यूक्लियर बना ले। मतलब ये बहुत सारी ऐसा दायरा है जिसके अंदर चीजें डिस्कस की जा रही हैं। चीन किस हद तक ईरान के साथ खड़ा होगा, एक कंप्रीहेंसिव जो है ना सपोर्ट, उसकी बात चीन से भी की जा रही है और रशिया के साथ भी की जा रही है। और रीजन को भी वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो फिर हम आखिरी हद तक जो है वो जाएंगे। इसके साथ ट्रंप ने एक और खौफनाक अनाउंसमेंट कर दी है और उसने कहा कि लार्ज स्केल अटैक जो है वो यमन के ऊपर शुरू हो चुके हैं और वैसे पहले भी लार्ज स्केल ही हैं, लेकिन बहरहाल उसने अनाउंस किया है और कहा है कि ये जारी रहेंगे जब तक हुतीज खत्म नहीं हो जाते, जब तक उनको शिकस्त नहीं दे दी जाती। और यह हजीमत है कि 15 मार्च से बमबारी शुरू हुई और आज 23 अप्रैल है, अभी तक अमेरिका नाकाम हुआ रहा। अब कह रहा है जी हम लार्ज स्केल अटैक करेंगे और वहां पर खतरा एक खाना जंगी का मौजूद है, जिसमें दूसरी तरफ से जो मिलिटेंट्स हैं उनको मोसाद, CIA सारे फंड कर रहे हैं कि वो हुतीज के ऊपर अटैक करें, सिविल वॉर जो है वो वहां पर छिड़ जाएगी। हुतीज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अपना पूरी जो अपना जान माल सब कुछ जो है अपनी फैमिलीज वो फलस्तीन के लिए दाव पर लगा चुके हैं। कोई वीडियो गेम को शुगल वहां पर नहीं हो रहा है, फैमिलीज इस वक्त दाव पर हैं। यमन का अब कह ले कि पूरी उनकी जिंदगियां जो इस वक्त दाव के ऊपर लगी हुई हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और एक और जो अमेरिकी ड्रोन है वो मार गिराया है। ये तमाम सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी क्रूशल इस वक्त और खतरनाक टाइम है और बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है।
अब मुज़ाकरात की तरफ मामला जाएगा, अमन की तरफ मामला जाएगा, ये तो हम डिस्कस करते रहते हैं और गैर यकीनी भी है। लेकिन मैं एक चीज आपके सामने पहले रखना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो जिसने दुनिया को फिलहाल, दुनिया हिल गई है। देखिए, दुनिया जो है वो बड़ी तेजी के साथ अमेरिका के हाथ से निकलती चली जा रही है, दिन ब दिन निकलती चली जा रही है। यानी ये वो दिन है जिसके अंदर दहाइयां शेप हो रही हैं, डेकेड्स जो है वो इसके अंदर शेप हो रही हैं। तो एक एक दिन अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके हाथ से दुनिया निकलती चली जा रही है। अच्छा, अब आप जरा अंदाजा करने, ऐसा लग रहा है कि चीन जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था, और जो ही अमेरिका ने टैरिफ लॉन्च किए हैं तो उसके साथ ही चीन जो है वो कंप्रिहेंसिव रिएक्शन के साथ और एक्शन के साथ सामने आ गया है, और उसने अमेरिकन गिरती हुई दीवार को, उसके एम्पायर की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का जो है देने का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर यह है कि चीन ने 10G लॉन्च कर दिया है, और इसको एक इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है, यानी दुनिया में इनकलाब आ चुका है 10G। अच्छा, मैं सादा अल्फाज में आपको यह समझाता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम 4G यूज कर रहे हैं। और जब 4G आया था तो भी बहुत बड़ी बात थी कि यूट्यूब, फेसबुक ये सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो काफी एक रेवोल्यूशन आया, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब दुनिया, मिसाल पाकिस्तान है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स 5G, और 5G के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो मतलब उसकी जो स्पीड होगी और चीजें, तो 5G की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। और चाइना ने क्या लॉन्च किया है, 6G नहीं, 7G नहीं, 10G लॉन्च कर दिया है। यानी उन्होंने दरमियान में पूरा स्किप करते हुए वो डायरेक्ट कहां पर चले गए हैं, 10G के ऊपर चले गए। ये बाकायदा एक इनकलाब है, और अभी दुनिया समझ नहीं पा रही कि ये हुआ क्या। यानी दुनिया अभी इसको समझने की कोशिश कर रही है कि ये क्या है। अब ये क्या इन आईफोन्स के ऊपर चलेगा जो अमेरिका के हैं, क्या ये एंड्रॉयड के ऊपर चलेगा, ये कैसे वर्क करेगा। और जैसे देखिए, वो डीप सीक लेकर आए थे ना, तो $1 ट्रिलियन उधर से साफ हो गए थे, और चाइना ने एक मैसेज दिया था कि अब इनोवेशन का, रेवोल्यूशन का, टेक्नोलॉजी का जो हब है, जो गलबा है, वो अमेरिका का नहीं होगा, वो चाइना का होगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो डीप सीक था उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल तो है, लेकिन मिसाल दर आम आदमी, आप ज्यादातर लोग आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, वो तो डीप सीक इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो ये जो 10G है, ये तो हर किसी ने इस्तेमाल करना है भाई। फोन तो हर बंदा इस्तेमाल करता है ना, डीप सीक तो हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता। तो ये तो एक बहुत कंप्रिहेंसिव लेवल की और बहुत बड़ी चीज है। तो अब इसको आप सादा अल्फाज में समझिए कि 10G कितना फास्ट है। यानी ये क्या है, आप यूं समझिए कि अगर एक 3 घंटे की मूवी है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है, तो वो चंद सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। यानी यहां पर मेरा ख्याल है कि अगर 3 घंटे की मूवी हो और अच्छा इंटरनेट लगा हो, तो मेरा ख्याल है कि शायद 15 मिनट लग जाए, शायद 20 मिनट लग जाएं, जितने भी लगते हैं, लेकिन मिनट्स लगते हैं और काफी मिनट्स लगते हैं। अच्छा, ये जो 10G है, ये 3 घंटे की मूवी चंद सेकंड के अंदर कर देगा, और वो जो हम पब्लिक के अंदर इस्तेमाल करेंगे, यानी आप पार्क में फिर रहे हैं, आप स्टेशन के, तो एक पब्लिकली भी अवेलेबल होता है ना वाईफाई, जो इंटरनेट अवेलेबल होता है, आप पब्लिक के अंदर भी अगर हैं, तो भी अगर वो आप कनेक्ट करेंगे, तो भी ये 3 घंटे की मूवी चंद सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और वैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर तो आप महदूद लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका बर्डन भी कम होता है, तो शायद वो इससे भी ज्यादा हो। लेकिन बहरहाल वो 3 घंटे की जो मूवी है पब्लिकली अवेलेबल उस 10G के अंदर, आप जो है वो चंद सेकंड के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, अब आप जरा देखिए कि टेक्नोलॉजी का जो हब है वो चीन है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक दिन में तो चीन ने नहीं बनाया। इसका मतलब यह कि चीन इसको संभाल कर बैठा हुआ था, और वो इंतजार कर रहा था कि उसने ये चीज जो है वो किस वक्त लॉन्च करनी है, ठीक है ना भाई। बना के रखा हुआ था तो इसको लॉन्च कर दिया है। ये कोई टैरिफ के बाद तो उन्होंने बनाना शुरू नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किस वक्त उन्होंने लॉन्च किया है, टाइमिंग क्या है। देखें, टाइमिंग ये है कि इस वक्त अमेरिका ने इंडिया को कहा जी चीन के ऊपर टैरिफ लगाएं, जापान को कह रहा है, बाकी मालिक को कह रहा है, यूरोप को कह रहा है, मिडिल ईस्ट से कह रहा है कि विद अस आर अगेंस्ट अस, चाइना के खिलाफ तुम्हें खड़े होना है, ठीक है ना। वो उनको कह रहा है कि चाइना के खिलाफ सारा मामला कर रहा है। तो चाइना दुनिया को मैसेज दे रहा है कि जो मुस्तकबिल है वो अमेरिका के साथ नहीं है, मुस्तकबिल इस वक्त चीन के साथ है। एक टाइम था कि जो इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का हब था, वो अमेरिका था। अब आप देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, इस वक्त दुनिया ने फैसला करना है ना कि किसके साथ जाना है। इसका मतलब यह है कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे। तो चाइना ये मैसेज दे रहा है कि आप तो एक हारे हुए घोड़े के ऊपर पैसा लगा रहे हो, एक टेक्नोलॉजी तो हम बनाएंगे ना। मैं मिसाल लीजिए, 2 दुश्मन मुल्क हैं, एक चला जाता है चीन के पास, एक चला जाता है अमेरिका के पास। तो अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी लेगा और दूसरा लेगा चीन से, तो किसकी टेक्नोलॉजी गालिब आएगी?
चाइना की टेक्नोलॉजी आएगी। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, बिलियनर्स ये इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में कि वहां से जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होगी वो पूरी दुनिया में जाएगी, बिकेगी और उससे बहुत सारा मुनाफा आएगा। ऐसे भी होता है और ऐसे ही होता है, ठीक है। यानी ये दो पहलू हैं सादा अल्फाज के अंदर। तो दुनिया बिलियनर्स और गवर्नमेंट, जैसे सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो वहां पर क्या टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है? वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो मिसाल के तौर पे एक टेक्नोलॉजी बनाई अमेरिका ने, दूसरी बनाई चाइना ने, पब्लिकली चली गई मार्केट के अंदर। अवाम किसकी टेक्नोलॉजी खरीदेंगे? भाई चाइना की टेक्नोलॉजी खरीदेंगे ना। वो 5G की तरफ जाएंगे या 10G को लेना पसंद करेंगे? मैं मिसाल दे रहा हूं। तो चाइना की टेक्नोलॉजी पब्लिकली खरीदी जाएगी ना, तो मुनाफा कौन कमाएगा? अमेरिकन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके आप कमाएंगे या चाइनीज टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करके कमाएंगे? भाई चाइनीज टेक्नोलॉजी में कमाएंगे ना। जैसे डीप सीक आया तो $1 ट्रिलियन उनकी कंपनी से निकल गया। तो वो $1 ट्रिलियन जो है वो किस लिए निकला? भाई दुनिया ने कहा इसमें तो इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, हम तो इन्वेस्ट करेंगे चाइना के अंदर। तो ये चाइना मैसेज दे रहा है कि जब आपने डिसाइड करना है तो देख लो कि मरकज कौन है। और इस वक्त आप देखिए 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के हवाले से खबर आ रही कि वो चाइना ने बना लिए, हालांकि बनाने अमेरिका जा रहा था और वो 2028 या 29 के अंदर उन्होंने बनाने थे और चाइना ने ऑलरेडी बना लिए। फास्टेस्ट पैसेंजर प्लेन किसने बनाया है? चाइना ने। फास्टेस्ट दुनिया की ट्रेन किसने बनाई है? चाइना ने। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जो सन है उसका तजुर्बा किसने किया है? चाइना ने। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और हमने इकोनॉमिक टाइम्स की वो स्टोरी आपके सामने 1 महीना पहले रखी थी कि अब जो साइंटिफिक जो सुपर पावर है वो कौन है? वो इस वक्त चाइना है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए वो ट्रंप साहब जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के साथ क्या कर रहे हैं? यानी जहां पर ग्रेट माइंड्स पैदा होने हैं, जिन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनानी है। अभी पिछली वीडियो में हमने आपके सामने हार्वर्ड की वो सारी बातें रखी। तो यूनिवर्सिटीज के साथ ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, एक चीज होगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। ये सारी ताजा तरीन रिपोर्ट्स, ताजा तरीन खबरें, इस तनाजुर को समझिए, फिर हम मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। मिडिल ईस्ट ने डिसाइड करना है कि उसने किस तरफ जाना है, फिर इन चीजों के असरात जंग के ऊपर किस तरह से पड़ रहे हैं। अब आप देखिए अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा फड्डा क्या पड़ा हुआ है। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, यानी हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो उसको आप अमेरिका का फेडरल बैंक जो है वो समझ लीजिए, यानी तमाम रियासतों के अपने बैंक, उसके ऊपर एक फेडरल बैंक। अच्छा, फेडरल बैंक के सरबराह के साथ ट्रंप का फड्डा चला हुआ है और ट्रंप कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो है वो फारिग करना है, और वो कह रहा है कि तुमने फारिग करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हारी पॉलिसीज के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता। और वो कह रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो तो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर रही हैं। तो सबसे बड़ा देख, बहुत पावरफुल होता, बहुत ही पावरफुल होता फेडरल बैंक के सरबराह का, उसका फटा पड़ा हुआ ट्रंप से। वो कह रहा है ट्रंप तो बेड़ा गर्क कर रहा है हमारा, और ट्रंप कह रहा है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और तुम्हें मैंने फायर करना है। अच्छा, हो क्या रहा है? डॉलर तेजी के साथ गिर रहा है, और इस सारे चक्कर में जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एनवीडिया, बाकी ये सारी, इनके स्टॉक्स फिर तेजी के साथ गिरना शुरू हो गए। डॉलर तेजी के साथ गिर रहा है। जो गोल्ड की कीमत है वो बहुत सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर चली गई। गोल्ड कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना इस वक्त हो चुका है। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग तेजी के साथ डॉलर बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो उसके ऊपर एतबार उठ चुका है। डॉलर के ऊपर इस वक्त ट्रस्ट नहीं किया जा रहा कि ये कितना सस्टेन करता है। वैसे भी एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है कि वहां पर अमेरिकन बिलियनर्स जो हैं वो बड़े बड़े कंपनीज, वो भी अपना पैसा वहां से शिफ्ट करनी है। तो डॉलर के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका है, तो लोग डॉलर देकर सोना खरीद रहे हैं। सोने की कीमतें ऊपर चली गई, डॉलर नीचे आ रहा है तेजी के साथ, और उनके जो स्टॉक्स हैं वो तेजी के साथ गिर रहे हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जब चाइना तेजी के साथ राइज कर रहा है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, और दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी मैशत, और दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स की वो बात कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उन्होंने दुनिया में सड़कें बनाई हैं, रेल रोड्स बनाए हैं, जो है वो कंस्ट्रक्शंस की हैं, और डैम्स बनाए हैं। दुनिया में जंगें नहीं की, दुनिया के अंदर सैंक्शन नहीं लगाई। इस वक्त उनको दुनिया का मैसेज ये है, और इधर जो है वो अमेरिका खड़ा हुआ। अच्छा, अब इस तनाजुर के अंदर अगर अब ये जो खबर आ रही है, आगे चलकर मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रैग होने जा रहा है, अगर वो ईरान के साथ जंग करने जा रहा है, अगर वो ये गजा की जंग जो है वो इसको एक्सपैंड करने जा रहा है, तो मुझे बताइए इस सारे सिनेरियो में जब ऑलरेडी उनका एम्पायर कमजोर हो चुका है और चीन पूरी तैयारी के साथ मैदान के अंदर उतर चुका है, एक कंप्रीहेंसिव वो स्टैंड ले रहा है, कंप्रीहेंसिव ऐसे इकदाम कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कंपनीज, वो सब इस वक्त, और एजुकेशन का तो वो खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट की अननेसेसरी, नेतन्याहू की अननेसेसरी वॉर्स, जिसके ऊपर तनकीद करके ये ट्रंप साहब आए बैठे हैं,
तनकीद करके आ बैठा है ट्रंप, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रैग होने जा रहा है। और ये बात देखिए, पिछले कुछ 10-15 साल से अमेरिका के अंदर एक तहरीक उठी कि हमने अफगानिस्तान, इराक, इधर उधर बहुत गलत फैसले किए, इन जंगों से हमें विड्रॉ करना है। तो वो विड्रॉल शुरू हुआ और अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ, बाकी जगहों से विड्रॉल हुआ, ये इसी तहरीक के साथ था। उसके पीछे आइडियोलॉजी ये थी कि यहां से विड्रॉ करके हमने लड़ना है चीन के साथ, हमने फोकस वहां पर करना है। और इस सारे अरसे में ही चीन ने तरक्की की है ना, कि जब ये अफगानिस्तान में थे, इराक में थे, अननेसेसरी वॉर्स के अंदर, लिबिया, इधर उधर सारा, उसी में चाइना राइज कर रहा था। तो ये पूरी तहरीक है अमेरिका के अंदर, जिसके बाद वो खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम विड्रॉ करेंगे और चाइना को फेस करेंगे, पूरी लॉजिस्टिक, अपनी एनर्जीज, अपना सरमाया, सब कुछ जो है चीन के ऊपर लगाएंगे। फिर मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रैग होने जा रहे हैं। लड़ने किससे जा रहे हैं? हूती से, हमास से, हिजबुल्लाह से, इनके साथ जो है वो लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ अंजाम यह होगा कि अमेरिकन एम्पायर, बिल्कुल यह बात तय है कि अमेरिकन एम्पायर जैसी कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। और इजराइल का क्या होगा? वो हशर, इजराइल के अंदर जो सूरत हाल है, उसकी जो आर्मी की सूरत हाल है, वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। और जो ईरान के पास मिसाइल हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जो चीन और रूस उनके साथ खड़े हैं, वाज़ेह तौर पर खड़े हैं, नॉर्थ कोरिया साथ खड़ा है, उनके मिसाइल जो है वो तबाही मचा कर रख देंगे इजराइल के अंदर। ये इजराइल अच्छे तरीके से जान ले, और इजराइल को पता भी है जो अटैक हुआ था वो इनका तमाम एयर डिफेंस चीरता हुआ जनाब अंदर घुस गया, और बिल्कुल ईरान में तबाही आएगी, बहुत नुकसान होगा, बहुत एक ऐसी खौफनाक जंग होगी। इसलिए ईरान ये जंग नहीं चाहता। और मैंने आपको बताया पूरा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर गिर जाएगा, खलीजी रियासत इसको अफोर्ड नहीं कर सकती इस जंग को। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक ऐसा बंदा जो है वो इस वक्त इक्तदार में है, वो अमेरिका का सदर है, कि ना उसको बात कोई समझाई जा सकती है और ना वो कोई समझ रहा है। उसके अपने लोग कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर रहा है, यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं कि ये कौन बंदा है जो यहां पर आकर बैठ गया। ठीक है, बहरहाल, और ये दौरा करने जा रहा है ट्रंप जो है वो मई में अनाउंस हो चुका है, 13, 14, 15 को ये दौरा होने जा रहा है, मई के मिड के अंदर। तो सवाल यह है कि अगर इस वक्त जंग हो रही होगी, मतलब ईरान के साथ जंग हो रही है, ट्रंप साहब जो है वो उतरे हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। और अगर गजा के अंदर भी सारी जारियत जारी है, ट्रंप साहब उतरे हुए सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा? तो या तो फिर इसको जंगों से पीछे हटना है और यहां पर कुछ, और भाई डिसाइड क्या करना है? जब यहां पर मामला जंगों की तरफ जाना है, तो जंगों में आप क्या डिसाइड करेंगे? भाई जंगें खत्म होंगी, कोई डायरेक्शन होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कॉरिडोर्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। जब एक है ही अनसर्टेनिटी, तो बात क्या होगी? ठीक है, तो इसलिए या तो ये इसको वाइंड अप करवाना पड़ेगा, या फिर ये है कि ये जंगों की तरफ जा रहा है। क्योंकि नेतन्याहू की जो कॉल हुई है उसके अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, और उसमें गजा, ईरान, ये सारी चीजें जब डिस्कस हुई हैं, मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। डिस्कस बाय फोन विद नेतन्याहू, अ सीज फायर इन गाजा एंड द प्रिजनर्स एग्रीमेंट। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो है वो नेतन्याहू बिल्कुल जंगबंदी नहीं चाहता, वो एक ऐसी डील चाहता है जिसमें आर्जी जंगबंदी हो, मुकम्मल जंगबंदी वो नहीं चाहता। और मेक अनदर अटेम्प्ट दिस वीक टू अचीव अ ब्रेक थ्रू रिगार्डिंग द गाजा वॉर, कि इस वीक एक और अटेम्प्ट की जाएगी गजा जंगबंदी के हवाले से। और ये किस तरह के अटेम्प्ट होगी, ये मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। ये इस तरह के अटेम्प्ट होगी कि उसमें जनाब एक आर्जी जंगबंदी उनको दी जाएगी, प्रपोज की जाएगी एक आर्जी जंगबंदी। अगर हमास ने उसके ऊपर एग्री कर लिया तो ठीक है, अगर एग्री नहीं किया तो फिर बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है। ट्रंप की अपनी जुबानी वो कह रहा है कि मैंने नेतन्याहू के साथ तमाम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात किया है, ट्रेड बात की है, ईरान बात किया है एंड अदर्स, उसने गजा का नाम नहीं लिया। और द कॉल विद नेतन्याहू वाज वेरी गुड, बड़ी अच्छी कॉल हुई, एंड वी आर इन एग्रीमेंट ऑन ऑल इश्यूज। हम नेतन्याहू के साथ बिल्कुल जो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, और तमाम चीजों के ऊपर हमारी पोजीशन एक है। तो नेतन्याहू तो जंगबंदी नहीं चाहता, तो फिर ट्रंप की क्या पोजीशन है? या ट्रंप ने उससे जंगबंदी की बात की है, जो भी है। तो जो नेतन्याहू है वो तो जंगबंदी नहीं चाहता और कभी भी जंगबंदी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब ट्रंप ने इसके साथ ही कॉल के बाद जो ऑर्डर किया है, वो कह रहा है कि इसने सेनेट को खत लिखा है, आई हैव डायरेक्टेड द पेंटागन टू डिप्लॉय एडिशनल कम्बैट इक्विपमेंट फोर्सेज टू द मिडिल ईस्ट। मजीद फोर्सेज डिप्लॉय की जा रही हैं, और एडिशनल फोर्सेज वी सेंड टू मिडिल ईस्ट हैव बीन डिप्लॉयड इन कंट्रीज इन द रीजन। ये वो है जो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, वहां से निकाल कर जो है वो रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय की जाएंगी। जैसे ये साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम लेकर आए हैं, तो मुख्तलिफ कंट्रीज से ये यहां पर डिप्लॉय करेंगे। द री इन्फोर्समेंट वी सेंड टू मिडिल ईस्ट इंक्लूड्स एयर एंड मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज फॉर इजराइल एंड साइट्स होस्टिंग यूएस फोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईरान ने कहां पर हमला करना है? ईरान ने अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करना है।
और इसराइल के ऊपर हमला करना है, तो वो इसराइल के अंदर मजीद अमेरिकन फोर्सेस और मजीद इक्विपमेंट, जिसमें एयर सपोर्ट है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये डिप्लॉय वो कर रहे हैं और अपनी बेसिस के ऊपर मजीद डिप्लॉय कर रहे हैं और मजीद ट्रूप्स जो हैं वो भेज रहे हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और ये बिल्कुल वही बात है कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो ईरान जवाब में कहां पर हमला करेगा? इन्हीं जगहों के ऊपर हमला करेगा जहां पर ये डिप्लॉय करने जा रहे हैं, जहां पर ये डिफेंस अपना बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक बात होगी। दूसरी जो इसराइल के अंदर से बात सामने आ रही है और वो खबर आ रही है कि डिसाइसिव फेज के हवाले से, यानी खौफनाक, भयानक और बहुत ही पेनफुल, और आलम इस्लाम जो है वो कोई राह फरार नहीं है और बड़ी जंग है, बहुत बड़ी जंग है जो इनकी तरफ आ रही है। अच्छा, अब ये एक डिसाइसिव फेज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी डिवीजन जो है वो दाखिल की जाएंगी। पहले होगा ये कि एक सीज फायर प्रपोजल जो है वो हमास को दिया जाएगा इसी वीक, यानी इसी वीक दिया जाएगा, अगले वीक से अटैक हो जाएगा, अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर अटैक होगा रिपोर्ट्स के मुताबिक। और इसमें एक प्रपोजल दिया जाएगा जो आरजी जंगबंदी का प्रपोजल होगा। उसमें यह होगा कि 50 दिन की जंगबंदी कर लें और सारे कैदी छोड़ दें, यह होगा, यानी मुस्तकिल जंगबंदी वाला प्रपोजल नहीं होगा। और ये जो पीछे बात आई ना कि एक और ब्रेक थ्रू की अटेम्प्ट की जाएगी, और भाई कौन सी अटेम्प्ट? अगर ट्रंप नेतन्याहू को कहे कि जंग रोकनी है तो नेतन्याहू की क्या मजाल है? तो अटेम्प्ट कौन सी की जाएगी? आरजी जंगबंदी की अटेम्प्ट, कि हमास जो है उसको मान ले। अच्छा, तो ये एक रस्म भी हो जाएगी, देखें हमने तो बड़ा कहा और हमास नहीं मान रही, उसके बाद जब अटैक कर दिया जाएगा और ये बहुत बड़ा ब्रूटल होगा। अच्छा, ये डिसाइसिव फेज की बात कर रहे हैं। असल बात ये है कि जो ऑलरेडी फोर्स इस्तेमाल हुई है इस सारे महीनों के अंदर, 7 अक्टूबर के बाद से, वो डिसाइसिव फोर्स ही थी। उसमें यह नहीं था कि ये कोई कमी बरती गई। जुल्म ढाने में जो है वो, बमबारी करने में, गोलियां चलाने में, टैंकों के गोले जो है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर और डिस्प्लेस फलस्तीनियों के टेंटों के ऊपर गोले बरसाने में कोई कमी नहीं बरती गई। तो वो जो फोर्स इस्तेमाल हुई वो भी डिसाइसिव थी। लेकिन बहरहाल ये कह रहे हैं ये एक और डिसाइसिव फेज होगा, तो आप यूं कह सकते हैं कि डिसाइसिव एक और अटेम्प्ट है जो उनकी तरफ से होने जा रही है उस ऑलरेडी तबाहाल गजा के ऊपर। और 5 के करीब डिवीजन जो है वो दाखिल की जाएंगी और इसके ऊपर अभी पिछले 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो समूतरेच, नेतन्याहू और बाकी बैन गवर, इन सब ने जो है वो 3 के करीब अहम तरीन मीटिंग्स की हैं इस खास मुद्दे के ऊपर इजरायली मीडिया के मुताबिक। और एक्सपेंशन ऑफ गाजा ऑपरेशंस एंड स्टार्ट ऑफ अ मोर इंटेंस फेज ऑफ फाइटिंग। और द आर्मी क्लैरिफाइड दैट मैनेजिंग द गाजा स्ट्रिप मिलिटरीली रिक्वायर्स बिटवीन 4 to 5 डिवीजन्स। पूरे गजा पर ऑक्यूपाई करने के लिए 5 डिवीजन्स हैं वो दरकार होंगी, 4 से 5 डिवीजन्स। इजराइल विल गिव नेगोशिएशंस एंड अदर चांस बिफोर एंडिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा। अब ये जो है ना कि एक और चांस दिया जाएगा नेगोशिएशंस को। वो क्या चांस है? आरजी जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी का नहीं, कि पहले हमारे कैदी छोड़ दो, और वो कभी होने वाला नहीं है। तो ये आप देखिए कितना भयानक है और कितना ये जुल्म है। गजा के लोग और उनकी तस्वीर वीडियोज आप देख रहे हैं और उनके ऊपर अब ये एक और क़यामत जो है वो आने जा रही है। तो बात यह है कि कैसे बचाया जाए फलस्तीनियों को, यानी आप क्या फौज भेजेंगे? अगर आप फौज भेजेंगे तो अमेरिका की फौज के साथ आपका सामना होगा, इजराइल न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर दूसरा तरीका जो है वो क्या है? तो बात यह है कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या गजा फाइट कर सकता है? क्या इतनी सारी जो एक और डिसाइसिव फोर्स वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं और 4 से 5 डिवीजन्स यानी 70,000 या 80,000 या 1 लाख के करीब फौज वो दाखिल करने जा रहे हैं, क्या इससे गजा लड़ सकता है? मेरे ख्याल से इस वक्त ये इररेलेवेंट सवाल है कि क्या गजा लड़ सकता है। ये तो हमारी बेरहमी की इंतहा है ना, क्या अब भी हम ये पूछना चाहते हैं या अभी हम ये हमास से डिमांड करते हैं कि क्या आप लड़ सकते हैं इसराइल से? आप जरा देखें तो सही, उनके यहां बचा क्या है? उनके लोग कितने शहीद हो चुके हैं। एक मलबे का ढेर गजा वो अभी भी रेजिस्ट कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर रहा है। क्या हम गजा के लोगों की वीडियोस नहीं देखते? उन औरतों और बच्चों की हम वीडियोस नहीं देखते? कभी इधर से उधर डिस्प्लेस हो रहे हैं, कभी इधर, हर वो अपने बच्चों की जनाब लाशें इस वक्त उठाए फिर रहे हैं। ठीक है, इज्तिमाई कब्रें, मतलब एक इज्तिमाई कब्र बन चुका है ना गजा। अब भी हम कहते हैं कि क्या वो लड़ सकेंगे? तो यहां पर यह सवाल नहीं है कि वो लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, वो तो अपना सब कुछ दे चुके हैं। असल बात यह कि बाकी दुनिया क्या है, इस्लामी दुनिया क्या है, वो क्या कर रही है। मैंने जैसे पहले आपको मिसाल दी ना कि अगर भेड़िया जो है वो बकरियों के ऊपर हमलावर हो जाए तो हम वो सारी जो है वो बकरियों को जो है वो मार दे, तो हम क्या कहेंगे कि भेड़िया जीत गया। ठीक है, या अगर पहली बार वो नहीं सबको मार सका तो हम क्या दोबारा उसको मौका देंगे कि आओ चलो, अगर पहली बार नहीं मारा तो दूसरी बार आ जाओ? क्या हम ये करेंगे? तो उसमें कसूर बकरियों का नहीं है, उसमें कसूर उस चरवाहे का है, बाकी लोगों का है जिन्होंने इंटरवेंशन नहीं की। तो मसला गजा के लड़ने का नहीं है, मसला यह है कि वो बचाने वाले किधर हैं, उनकी इंटरवेंशन किधर है। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम है
और बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट की दुनिया है, वो जो अरब वर्ल्ड है, वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर चुकी थी, अब्राहम अकॉर्ड कर चुकी थी, फलस्तीन को भूल चुकी थी, फलस्तीनी रियासत उनको नहीं चाहिए। लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर उनकी अपनी हुकूमतें भी खतरे में हैं और उनके पास अब कोई स्पेस नहीं है कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकें। लेकिन इजराइल और अमेरिका उनकी कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? अब जो गुस्सा इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर है, अगर ये मजीद ये इस तरह के हमले करने जा रहे हैं तो वो फिर उसका नतीजा अरब स्ट्रीट के अंदर क्या आएगा? अच्छा, फिर दूसरी तरफ यह है कि बचाएंगे आप कैसे फलस्तीनियों को, यानी इसका मतलब फलस्तीनियों के ऊपर फिर वो ये सारा कुछ करने जा रहे हैं जो इस वक्त भी जारी है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर 50, 60, 70 लोग जो है रोजाना की बुनियाद पर अभी भी शहीद हो रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप हमला करेंगे, मिस्र हमला करता तो आगे से सामना अमेरिकी फौज से होगा और उनके न्यूक्लियर से होगा, इसमें कोई आप शक वाली बात ना समझे। इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, जो मुल्क भी उसके ऊपर अटैक करेगा और अमेरिकी फौज के साथ उसका सामना होगा। अच्छा, अगर आप नहीं करते तो आप पीछे बैठ भी नहीं सकते। तो यहां पर सिर्फ यह है कि क्या आपने सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि शायद पूरा डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इनको जो है वो ये सारा प्रेशर करना पड़ेगा इस्तेमाल। अगर ट्रंप साहब आ रहे हैं और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दे रहे हैं, तो क्या वो इतनी बात भी इनकी मानने के लिए तैयार नहीं है? तो इनको बनवाना पड़ेगा, वगैरह इनके अपने मुल्क जो है वो दाव के ऊपर लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब फलस्तीनियों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो अगर गवर्नमेंट्स एक्शन नहीं लेंगी, अगर हमला नहीं कर रही, तो फिर कोई और हमला करेगा। जैसे जॉर्डन से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वहां पर जॉर्डन में हुआ यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, इसके बारे में आप जानते हैं, जो तहरीक पिछली सदी के अंदर जो है वो मिस्र से उठी और फिर उसका असर और पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरी इस्लामी दुनिया में उसका नजर आता है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को वो जॉर्डन ने गिरफ्तार किया है और वो जो है प्रॉपर अटैक करने जा रहे थे इजराइल के ऊपर, रॉकेट्स फायर करने जा रहे थे और दीगर असले उनके पास, और वो अटैक करने जा रहे थे जॉर्डन से। अब जॉर्डन ने गिरफ्तार किया है और जॉर्डन जो है वो देखिए, जॉर्डन मूव्स टू बैन मुस्लिम ब्रदरहुड एज इलीगल ग्रुप। मुस्लिम ब्रदरहुड और ये मिडिल ईस्ट की जो बादशाहते हैं, इनका एक पूरा एक तारीख है। ये जो बादशाहते हैं ये अच्छा नहीं समझती मुस्लिम ब्रदरहुड को, और जो हमास है उसकी आइडियोलॉजी भी मुस्लिम ब्रदरहुड से, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं समझते। अच्छा, ये बैन करने जा रहा है जॉर्डन, और जॉर्डन कह रहा है कि इन्होंने हमारी सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। अच्छा, हमास ने मुतालबा किया है, जॉर्डन से अपील की है कि आप इन लोगों को रिहा कर दें, और ये तो सिर्फ फलस्तीन की उस मोहब्बत के अंदर या अल-अक्सा फ्लड की से इंस्पायरेशन लेकर ये अटैक करने जा रहे थे। इनका कोई ताल्लुक अरब इस्लामी रियासतों को डिस्टेबलाइज करने से है। तो बात करने का मकसद यह है कि अगर ये रिएक्शन नहीं लेंगे तो फिर इस तरह से तंजीमें उठेंगी, कितनों को गिरफ्तार करेंगे, ठीक है ना। तो आपके बॉर्डर के साथ ये सारा कुछ हो रहा है और आप खामोश कैसे बैठ सकते हैं? तो इसलिए बहुत ही क्रूशल टाइम है, यानी इजराइल को यही घमंड है, ठीक है, मुजाहरे करते रहो, मतलब इन बाकी मुल्कों की हम बात कर रहे हैं कि मुजाहरे करते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहो, कंडेमनेशंस करते रहो, समिट्स बुलाते रहो, तुम कर क्या सकते हो? मतलब तुम जॉर्डन की फौज जो क्या है वो क्या इजराइल के साथ जाकर लड़ेगी, ठीक है, क्या इजिप्ट की फौज है वो जाकर लड़ेगी? तो वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर भी है और हमारे पास अमेरिकन फौज भी है, वो सामना करेगी इनका। तो यही उनको घमंड है, इसी के ऊपर वो सारा कर रहे हैं कि जो करना कर लो। तुम कंडेम ही कर सकते हो ना, इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? आकर हमारे ऊपर हमला करोगे। तो ये बहरहाल चीज है, लेकिन फिर अल्टीमेटली इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? और फिर देखी जाएगी, प्रॉक्सीज भी आपके पास हैं, आपके पास हिजबुल्लाह भी है, उनको फंड करें, और हुतीज भी आपके पास हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस तो हैं। फिर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पहले तो सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस इस्तेमाल करें, और आपको कर लेने चाहिए थे, जितनी शातें वहां पर हो चुकी हैं, और अगर अब भी नहीं करेंगे तो इनके अपने मुल्क जो है वो ऑन सर्वाइवल हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है, खौफनाक है, भयानक है, और देखते हैं कि इसमें मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। ये सूरत हाल हमने आपके साथ, और के हवाले से ट्रंप ने अभी खुद ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम बड़े डिसाइसिव और लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है वो यमन के खिलाफ शुरू कर चुके हैं और उनको खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और यमन आगे से हमले जारी रखे हुए। अभी उन्होंने एक और ड्रोन जो है वो अमेरिका का मार गिराया है। अब ये कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड अटैक करवाने की, एक सिविल वॉर यहां पर छिड़वाने की। तो ये मामला जो है वो लंबा लग रहा है, लेकिन अमेरिका को सूट क्या करता है, मैंने सारा इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया। उनको सूट नहीं करता कि वो यहां पर एक जंग छेड़े, और बहरहाल फिर मिडिल ईस्ट के मालिक भी चीन की तरफ देखेंगे ना, रशिया की तरफ देखेंगे, उनकी तरफ इनको जाना पड़ेगा। तो यह जंग अमेरिका को सूट नहीं करती, वो यहां पर फिर ड्रैग हो जाएगा, फिर ये मुल्क भी पता नहीं इनका क्या बनता है, लेकिन अमेरिका बस ड्रैग हो जाएगा।
यहां पर तंजीमें फिर उठेंगी, पता नहीं कौन कौन आएगा। वो अफ्रीका भी कनेक्टेड है, वो असलहा स्मगलिंग पता नहीं क्या क्या कुछ यहां पर होगा। फिर अमेरिका भी यहां पर उसका एम्पायर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसराइल भी पूरे मिडिल ईस्ट में ये तबाही मचाकर जब वो यहां सेफ्टी के साथ नहीं रह सकता। फिर जो होगा देखी जाएगी। और जो ईरान की मिसाइल हैं बहुत बड़ी तबाही जो है वो इसराइल के अंदर ला सकते हैं, इसका मुजाहरा वो कर चुके हैं। तो देखते हैं कि मामला ईरान जंग की तरफ जाता है, या जिस डिसाइसिव फेज की वो बात कर रहे हैं इसकी तरफ जाता है, या अमेरिका कुछ होश के नाखुन लेगा और इसको समझेगा कि ये जंग उनकी नहीं है और उनके फायदे में नहीं है, और किसी सीज फायर की तरफ पुश करेगा। ये सूरत हाल आप अंदाज़ लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।